तो ध्यान दो, जो हमने स्ट्रक्चर बना रखा है, ये जो स्ट्रक्चर है ये mRNA है। क्या है? mRNA है ना। क्या है सक्षम? ये क्या है? mRNA। क्या है? ये mRNA कहाँ से बना हुआ है? ये डीएनए से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? डीएनए के अंदर जो बेस पेयर होते हैं वो क्या होते हैं? एटीजीसी। क्या होते हैं? और आरएनए में एयूजीसी। आरएनए में एयूजीसी। तो कहने का मतलब ये है कि डीएनए के अंदर ए बॉन्ड करता है टी से और जी बॉन्ड करता है सी से। आरएनए के अंदर ए बॉन्ड करता है यू से, जी बॉन्ड करता है सी से। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं डीएनए बनाऊं तो इसका डीएनए जिससे ये बना होगा वो क्या होगा? टी ए सी ए ए ए ए और ए, देन ए और जी। तो ये वो डीएनए जिससे ये आरएनए बना हुआ है। ठीक है। कैसे बना हुआ है? टी का उल्टा ए का उल्टा यू, सी का उल्टा जी। जैसे आरएनए बना रहे हैं तो यहाँ पे डीएनए में ए होता है, डीएनए में ए की जगह टी होता है, पर ये आरएनए बन रहा है तो ए की जगह क्या हो गया? यू हो गया। ए की जगह यू, ए की जगह यू। ठीक है। सेम ऐसी ए की जगह यू और जी की जगह क्या हो गया? सी। तो ये हमारे सामने क्या बन के रेडी हो गया? ये हमारे सामने एक आरएनए बन के रेडी हो गया। तो डीएनए से आरएनए कैसे बनता है? उसके जस्ट अपोजिट बेस पेयर लगाने होते हैं और क्या बन जाता है? डीएनए से आरएनए। तो ये तुम्हारे सामने एक क्या बना हुआ? आरएनए। ठीक है। ये जो आरएनए तुम्हारे सामने बना हुआ है इसके अंदर 3-3 के बेस पेयर है। 3-3 के क्या आएंगे? बेस पेयर। और ये जो 3-3 के बेस पेयर होते हैं, इन 3-3 बेस पेयर को कहते हैं कोडोन। क्या कहते हैं? कोडोन कहते हैं। क्लियर होगी बात भाई? अब ये जो कोडोन है, इस कोडोन में जो प्रोटीन बनने की प्रोसेस को शुरू करता है उसका नाम एयूजी होता है। ठीक है। और जो प्रोटीन बनने की प्रोसेस को रोकता है उसका नाम होता है ये यूजीए। तो ये क्या हो गया? स्टॉप कोडोन हो गया। ये क्या हो गया? स्टॉप कोडोन हो गया। अब ये स्टार्ट और स्टॉप कोडोन का कंसेप्ट तुमने पहले कहां पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया में सीटीसी नाम का जीन, सीटीसी नाम का जीन सिकल सेल एनीमिया में होता है। सी बनाता है जी, ये बनाता है और ये बनाता है ए। तो यहाँ पे ये बन गया कोडोन। क्या बन गया? ये बनाता था अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। फिर हमने देखा इसमें म्यूटेशन हो गई, तो म्यूटेशन हो गई तो ये किस में बदल गया? सी ए सी में, जी यू जी। अब ये जी यू जी क्या है? कोडोन। क्या आएगा? ये कौन सा अमीनो एसिड बनाता है? वैलिन। कौन सा बनाता है? वैलिन बनाता है। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था जो हम पहले से जानते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे इससे पहले भी कुछ बेस पेयर होंगे, एयूजी से पहले, और इसके बाद भी कुछ बेस पेयर होंगे। पर जो प्रोसेस है प्रोटीन बनने की वो कहां से शुरू होती है? एयूजी से। तो एयूजी स्टार्ट कोडोन होता है और ये कोडोन किसके लिए कोड करता है? कोड फॉर मिथ्योनिन। कौन सा अमीनो एसिड के लिए? मिथ्योनिन अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। ठीक है। कोड फॉर मिथ्योनिन अमीनो एसिड। क्लियर होगी बात? तो इससे पहले के जो बेसिस हैं उनसे तो कोई अमीनो एसिड नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, तो उनका नाम क्या पड़ा? अनट्रांसलेटेड, अनट्रांसलेटेड रीजन। सेम ऐसे ही स्टॉप कोडोन के बाद कोई अमीनो एसिड नहीं बन रहा तो इसका नाम क्या पड़ा? अनट्रांसलेटेड रीजन। तो व्हाट इज अनट्रांसलेटेड रीजन? अनट्रांसलेटेड रीजन क्या होता है? विच डू नॉट फॉर्म, जो क्या नहीं फॉर्म करता? अमीनो एसिड। जो क्या नहीं फॉर्म करता? अमीनो एसिड। बोलो। हाँ अभी बता रहा हूँ। विच डू नॉट फॉर्म अमीनो एसिड। क्यों नहीं फॉर्म करता? फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन, ताकि ट्रांसलेशन कैसे हो सके? एफिशिएंटली हो सके, प्रॉपर तरीके से हो सके। ठीक है। फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन। कहाँ प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है बिफोर 5 डेज, आफ्टर 3 डेज। प्रेजेंट होता है बिफोर 5 डेज, प्रेजेंट होता है बिफोर 5 डेज एंड आफ्टर 3 डेज, एंड आफ्टर 3 डेज। तो बिफोर 5 डेज और आफ्टर 3 डेज। तो जो अभी क्वेश्चन दिया था उसमें पहला पॉइंट तो ये लिखना था, एयूजी के 2 फंक्शन होते हैं, स्टार्ट कोडोन होता है और कोड करता है मिथ्योनिन के लिए, और दूसरा लिखना था यूजीए क्या होता है कि स्टॉप कोडोन होता है। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे। तो अब ये जो एयूजी है इसका अमीनो एसिड कौन लाके लगाएगा? सवाल आता है इसका अमीनो एसिड कौन लाके लगाएगा? पहले इतना बनाओ फिर आगे बढ़ते हैं। इतना बनाओ। लगेंगे उस चीज को हमें समझना है। तो देखो यहाँ पे अमीनो एसिड कैसे लगेगा। तो होगा क्या? ये है एक एमआरएनए। क्या है? एमआरएनए। इस एमआरएनए को रीड कौन करेगा? टीआरएनए। कौन रीड करेगा? टीआरएनए रीड करेगा। तो एक टीआरएनए आएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे।
तो नेक्स्ट डायग्राम में क्या होगा, यहाँ पे एक टीआरएनए आएगा और टीआरएनए आके रीड करेगा। तो पहले वो रीड करता हुआ कहां से आएगा, वो रीड करता हुआ आएगा यहाँ से पीछे से, यूटीआर से रीड करता हुआ आएगा और रीड करता हुआ आते कहां पे रुक जाएगा, एयूजी पे। कहां पे रुक जाएगा, एयूजी पर रुक जाएगा। एयूजी पर रुक के वो रीड करेगा एयूजी को। तो रीड करेगा कैसे, ए का उल्टा इस पे क्या होगा, यू, यू का उल्टा ए होगा और जी का उल्टा सी होगा। तो ये जो एरिया है टीआरएनए के अंदर, इस एरिया का नाम होता है एंटीकोडोन लूप। क्या नाम होता है, एंटीकोडोन लूप। तो यहाँ पे एंटीकोडोन आएगा ए, ये कोडोन है, ये क्या है, कोडोन है, और ये क्या आएगा, एंटीकोडोन है। ठीक है, अभी नहीं हुआ ये, ठीक है। तो ये क्या आएगा, एंटीकोडोन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया यू, ये हो गया यहाँ पे ए और ये हो गया यहाँ पे सी। ठीक है, सिर्फ कोडोन हुआ था लास्ट क्लास में। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये इसे रीड कर लेगा, इसको रीड कर लेगा, यूएसी एयूजी को रीड कर लेगा, तो इसको पता है एयूजी को कौन सा अमीनो एसिड चाहिए, मिथ्योनिन। कौन सा चाहिए, मिथ्योनिन। तो इसे मिथ्योनिन लाके यहाँ पे लगा देगा। तो यहाँ कौन सा अमीनो एसिड लग गया, मिथ्योनिन अमीनो एसिड लग गया। क्लियर होगी बात यहाँ पे। अब जो यहाँ पे पहला स्टेप हुआ, स्टेप 1 क्या हुआ, यहाँ पे स्टेप 1 हुआ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ठीक है, यहाँ पे स्टेप 1 क्या हुआ, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो ट्रांसलेशन का पहला स्टेप क्या हुआ, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। मतलब टीआरएनए पे क्या लगा, अमीनो एसिड। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, अमीनो एसिड जो है वो अटैच हो जाते हैं, कहां पे अटैच हो जाते हैं, एट टीआरएनए। अमीनो एसिड आके कहां पे अटैच हो जाते हैं, एट टीआरएनए। किसकी मदद से अटैच होते हैं, बाय एटीपी। किसकी मदद से यूज अटैच होते हैं, बाय एटीपी। तो इस स्टेप का मतलब होता है कि टीआरएनए पे क्या लग जाएंगे, अमीनो एसिड लग जाएंगे। तो ये टीआरएनए है और इसके ऊपर लग जाएंगे अमीनो। टीआरएनए की फुल फॉर्म होती है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो टीआरएनए पे अमीनो एसिड लग जाएंगे, ये हो गया स्टेप 1। ठीक है, अब ये अमीनो एसिड लगा हुआ टीआरएनए किसको ढूंढेगा, अपने कोडोन को ढूंढेगा और वहां जाके लग जाएगा। ठीक है भाई, तो इसने यहां से ढूंढता हुआ आया, मान लो यहाँ पे बेस थे ए ए ए ए, उन पे नहीं लगा, उन पे नहीं लगा, कहां पे लगा, जाके एयूजी पे लग गया। ठीक है, जैसे ही एयूजी पे लगा, तो एयूजी पे लगने के बाद इसको चारों तरफ से कौन कवर कर लेगा, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो प्रोटीन बनवाने में कौन मदद करता है, राइबोसोम। नीचे से कौन कवर कर लेगा, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती है, याद करो, हमारे अंदर राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती है, एक होती है 60 और एक होती है 40। तो ऊपर वाली 60 है, नीचे वाली क्या है, 40 है। इसने क्या कर लिया, कवर कर लिया इसे। ठीक है, कवर कर लिया इसे। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या आया, यहाँ पे आया सेकंड स्टेप जिसका नाम होता है इनिशिएशन। क्या नाम होता है, इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या हुआ, देखो सबसे पहले एयूजी जो था, एयूजी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, एयूजी को रिकॉग्नाइज किसने करा, बताओ आकृति, टीआरएनए। तो एयूजी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय टीआरएनए। ठीक है, तो इसको रिकॉग्नाइज करा टीआरएनए ने। ठीक है, एंड इट इज कवर्ड बाय, और इसको कवर किसने कर लिया, लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट ऑफ, लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट ऑफ, ठीक है, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ठीक है भाई, तो ये हो गया पहला स्टेप, मतलब सेकंड स्टेप। तो पहला स्टेप था अमीनो एसिड लग गए टीआरएनए पर, दूसरा स्टेप हुआ इनिशिएशन। इनिशिएशन के अंदर क्या हुआ, एयूजी को रिकॉग्नाइज करा टीआरएनए और इसको कवर कर दिया लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में, एंड इसे कहा गया कॉल्ड इनिशिएशन। तो इस प्रोसेस को कहा गया इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब अब प्रोटीन बनने की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनिशिएशन। अब ये जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कहां की तरफ मूव करेगा, यू 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 की तरफ। किसकी तरफ मूव करेगा, यू 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 की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो अब ये स्लाइड करेगा आगे की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है, जरा ध्यान दो यहाँ पे, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये अब स्लाइड करेगा आगे की तरफ। तो यहां से मैंने इसको इरेज करा एयूजी के ऊपर से, अब ये स्लाइड करके किसके ऊपर आ गया, यू 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 के ऊपर आ गया। तो ये अब स्लाइड करके आ गया यू 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 के ऊपर। ठीक है, और ये जो टीआरएनए है, ये टीआरएनए अभी यहीं पे जहां पहले से था। ठीक है, अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो क्या हुआ, यहाँ पे एक नया टीआरएनए आएगा। ये नया टीआरएनए आया, यू 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 को अमीनो एसिड चाहिए होता है फिनाइल अलानिन। कौन सा चाहिए होता है, फिनाइल अलानिन। तो यहाँ पे फिनाइल अलानिन अमीनो एसिड, PAA, फिनाइल अलानिन अमीनो एसिड। तो ये अमीनो एसिड लेके नया टीआरएनए घुसेगा राइबोसोम के अंदर। तो जिस साइट से वो घुसता है उसका नाम होता है ए साइट। क्या नाम होता है, ए साइट। तो ये टीआरएनए एंटर कर गया और ए साइट पे जैसे ही आएगा ये, तो फिर ये यहाँ पे इसके बीच में पहले यहाँ पे ए साइट होती है जहां से घुसते हैं,
फिर पी साइट होती है जो दोनों अमीनो एसिड में बॉन्ड बनाता है, और एक ई साइट होती है जो पुराने टीआरएनए को बाहर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक नया टीआरएनए आया, कौन सा अमीनो एसिड लेके आया, फिनाइल अलानिन अमीनो एसिड। पी साइट ने इन दोनों के बीच में क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया। अब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए और पुराना टीआरएनए कहां से बाहर निकल गया, ई साइट से क्या कर गया, बाहर चला गया। तो पुराना टीआरएनए बाहर चला गया। समझ में आ गई बात। अब ये कॉम्प्लेक्स यहां से मूव करता हो कहां जाएगा, यू 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 के ऊपर, अगले यू यू के ऊपर जाएगा। तो यहां से मूव करते हो किसके ऊपर जाएगा, यू 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 के ऊपर। तो ये कॉम्प्लेक्स अब यहां से मूव करके किसके ऊपर जाएगा, यू 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 के ऊपर। तो इसको इसके ऊपर बना देते हैं। तो ये अब कॉम्प्लेक्स आ गया। यहाँ पे एक नया टीआरएनए आएगा। अब क्या आएगा, एक नया टीआरएनए आएगा। नया टीआरएनए कहां से घुसेगा बताओ सना, कहां से घुसेगा, ए साइड से। कहां से घुसेगा, ए साइड से। ए साइड से लाके यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड लगा देगा, फिनाइल अलानिन। पी साइट इनके बीच में क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा। और पुराना टीआरएनए कहां से बाहर निकल जाएगा, ई साइड से बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गई बात। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ से मूव करता हो किसके ऊपर आएगा, यूसीसी के ऊपर। किसके ऊपर आएगा, यूसीसी के ऊपर। तो यहाँ से मूव करके आ गया यूसीसी के ऊपर। यूसीसी के ऊपर यहाँ पे आ गया लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। अब यहाँ पे बताओ भाई भव्य क्या होगा, नया टीआरएनए आएगा। नया टीआरएनए यूसीसी के लिए जो अमीनो एसिड वो भी फिनाइल अलानिन होता है। तो कौन सा अमीनो एसिड लगा देगा भव्य, फिनाइल अलानिन। इनके बीच में क्या बन जाएगा भव्य, बॉन्ड। क्या बन जाएगा, कौन सी साइट बनवाएगी इनके बीच में बॉन्ड, पी साइट। कौन सी साइट बनवाएगी, पी साइट। और पुराने टीआरएनए कहां से बाहर निकल जाएगा, ई साइड से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे चेन की लेंथ बढ़ गई। ठीक है, यहाँ पे चेन की लेंथ बढ़ गई। दिस इज कॉल्ड एलोंगेशन। दिस इज कॉल्ड एलोंगेशन। समझ में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एलोंगेशन। तो ये हो गया यहाँ पे एलोंगेशन। तो इनिशिएशन से अगला जो स्टेप होता है वो होता है यहाँ पे एलोंगेशन। तो ये हो गया यहाँ पे स्टेप 2। अब आएगा स्टेप 3। तो स्टेप 3 के अंदर क्या होता है, दिस कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, दिस कॉम्प्लेक्स मूव फ्रॉम, दिस कॉम्प्लेक्स, ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, दिस कॉम्प्लेक्स मूव फ्रॉम कोडोन टू कोडोन। दिस कॉम्प्लेक्स मूव फ्रॉम, ये जो कॉम्प्लेक्स है मूव करेगा कहां से कहां तक, कोडोन टू कोडोन। एक कोडोन से दूसरे कोडोन पे मूव करेगा। तो दिस कॉम्प्लेक्स मूव फ्रॉम कोडोन टू कोडोन एंड अटैच देयर अमीनो एसिड। और उसका क्या अटैच कर देगा, अमीनो एसिड अटैच कर देगा। एंड अटैच देयर अमीनो एसिड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो उसके अमीनो एसिड लाके लगा देगा और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनवा देगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनवा देगा। तो यहाँ पे बहुत सारे अमीनो एसिड अब क्या बना रहे हैं, प्रोटीन। क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। बताओ ये समझ में आया, स्टेप समझ में आया। अब देखो यहाँ पे लिख लो, पहले इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। दोबारा समझा रहे थे, इसको नहीं समझ में आया। ये पूरा क्या था, एक एमआरएनए जो हम पढ़ चुके हैं पहले कि कैसे बना। अभी भी तुम्हें बता दिया डीएनए से बना है। इस एमआरएनए पे पूरे पहले जो भी बेसिस है वो रीड नहीं होते, डायरेक्ट एयूजी रीड होता है। ठीक है, क्योंकि इसका फंक्शन होता है स्टार्ट कोडोन का, बाकी कोई नहीं कर पाता स्टार्ट। तो यहाँ पे स्टार्ट कोडोन पे आके टीआरएनए लगता है। फिर उस टीआरएनए को ऊपर से लार्ज सब यूनिट कवर कर लेती है, नीचे से स्मॉल सब यूनिट कवर कर लेती है, और वो बन जाता है इनिशिएशन। इनिशिएशन के बाद ये कोडोन टू कोडोन मूव करते हैं और कर देते हैं एलोंगेशन। ठीक है, समझ में आया कृति। तो ये हो गया यहाँ पे एलोंगेशन। तो एलोंगेशन में अमीनो एसिड की चेन क्या हो गई, लंबी हो गई। ठीक है, अब इससे अगला डायग्राम क्या होगा, तो इससे अगला डायग्राम होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स है अब किसके ऊपर पहुंच जाएगा, स्टॉप कोडोन पे। कहां से पहुंच जाएगा, स्टॉप कोडोन पे। तो यहाँ पे लास्ट में स्टॉप कोडोन है। जैसे स्टॉप कोडोन पे ये पहुंचेगा तो स्टॉप कोडोन पे पहुंचते ही ये कॉम्प्लेक्स पूरा ब्रेक हो जाएगा। पूरा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सारा सब कुछ इसमें से अलग हो जाएगा निकल के। और ये जितनी भी चेन है अमीनो एसिड की, जो ये चेन है ये किस में बदल जाएगी, प्रोटीन में। मतलब ये बाहर निकल जाएगी। तो जैसे ये किसको हिट करेगा, स्टॉप कोडोन को। जैसे ये कॉम्प्लेक्स हिट करेगा स्टॉप कोडोन को, तो अमीनो एसिड बनने की प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी और ये तुम्हारा अमीनो एसिड बन के बाहर आ जाएगा। तो ये कहाँ हो रहा है, जैसे मान लो तुमने अभी कुछ खाया माउथ में कौन सा एंजाइम आएगा, सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। ठीक है, तो उसने पहले हमारे माउथ में अमाइलेज का क्या एक्टिवेट हुआ, डीएनए या जीन। ठीक है, उस जीन से अमाइलेज के जीन ने क्या बनवाया, अमाइलेज का आरएनए। अमाइलेज के आरएनए ने फिर क्या बनवाया, अमाइलेज का प्रोटीन। और वही अमाइलेज का प्रोटीन क्या हुआ, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। समझ में आ गई बात। सेम ऐसी पेट में, तो पेट में तुमने खाना खाया, क्या आया, पेप्सिन एंजाइम। तो पेप्सिन एंजाइम कैसे आया, पेट के जीन पहले एक्टिवेट हुए।
पेप्सिन का जीन एक्टिवेट हुआ, उस जीन ने क्या बनाया, आरएनए, आरएनए ने फिर क्या बनाया, प्रोटीन, फिर पेट में क्या आ गया, पेप्सिन एंजाइम। अब मान लो तुम्हारे हार्ट बीट बढ़ गई और उसके लिए हार्मोन कौन सा था, एड्रेनलिन। कौन सा था, एड्रेनलिन। तुमने बहुत तेज बाइक चलाई या गिरने से बच गए, हार्ट बीट बढ़ गई, डॉग पीछे पड़ गया, हार्ट बीट बढ़ गई, तो हार्मोन निकला कौन सा, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन कौन सा हार्मोन होता है, भव्य, प्रोटीन हार्मोन होता है, ठीक है। तो कैसे हुआ तुम्हारा, जब तुम्हारे पीछे डॉग पड़ा तो कौन सा जीन एक्टिवेट हुआ, एड्रेनलिन जीन एक्टिवेट हुआ। एड्रेनलिन जीन ने क्या बनाया, एमआरएनए या आरएनए, आरएनए ने क्या बनवाया, प्रोटीन। और तुम्हारी बॉडी में जैसे एड्रेनलिन निकला, तुम्हारी बॉडी में हार्ट बीट क्या कर गई, बढ़ गई। समझ में आ रहा है बात। तो हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन है, जितने भी एंजाइम है, जितने भी हार्मोन है, वो सब इसी प्रोसेस से बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे इसके बारे में। अब क्या होगा यहाँ पे, ये कॉम्प्लेक्स कहाँ पहुंच जाएगा, स्टॉप कोडोन पे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 4, सॉरी स्टेप 3 को थोड़ी आएगा, यहाँ पे स्टेप 4 आएगा, स्टेप 4। तो स्टेप 4 का नाम होता है टर्मिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम था एलोंगेशन, ठीक है। इस स्टेप का नाम क्या था, एलोंगेशन। यहाँ पे लिख लेना, इसका नाम था एलोंगेशन, एलोंगेशन। मैंने नाम नहीं लिखा, इसका नाम होता है एलोंगेशन। और लास्ट स्टेप जो होगा इसका नाम होगा टर्मिनेशन। तो इसका नाम होगा टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन के अंदर क्या होगा भाई, टर्मिनेशन के अंदर ये कॉम्प्लेक्स रीच कर जाएगा स्टॉप कोडोन पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस कॉम्प्लेक्स रीचेज, ये रीच कर जाएगा स्टॉप कोडोन, ये रीच कर जाएगा स्टॉप कोडोन पे। एंड रिलीज फैक्टर, एक फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा जिसका नाम होगा रिलीज फैक्टर। एंड रिलीज फैक्टर स्टॉप और टर्मिनेट द प्रोसेस। रिलीज फैक्टर स्टॉप कर देगा या टर्मिनेट कर देगा प्रोसेस को। तो ये यहाँ पे प्रोसेस प्रोटीन बनने की टर्मिनेट हो जाएगी। तो प्रोटीन बनने की प्रोसेस 4 स्टेप्स में हुई। सबसे पहले चार्जिंग ऑफ टीआरएनए हुआ, जिसमें अमीनो एसिड टीआरएनए के ऊपर लगा। फिर ये अमीनो एसिड लगा हुआ टीआरएनए जाके अपने अमीनो उसको ढूंढ रहा है, कोडोन को। तो जैसे इसने एयूजी को ढूंढा, प्रोसेस चालू हो गई। उसके बाद बाकी टीआरएनए आए, उन्होंने अपना अमीनो एसिड लगाया, उसे एलोंगेशन कहा गया। और जैसे ही स्टॉप कोडोन पे पहुंचे, प्रोसेस क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। तब तुम्हारे सामने बन के निकल गया एक प्रोटीन। तो ये यहाँ पे इस चैप्टर में ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो वर्ड था वो हो चुका है फिनिश। लिख लो यहाँ तक, कोई डाउट है तो पूछो जो ना समझ में आ। कायदे से चैप्टर इसी पॉइंट पे फिनिश हो जाता है, पर कुछ एक आधे एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जो कराने होते हैं, वो और करा देते हैं। इसको इरेज कर दूं। तो तुमसे एग्जाम में अगर 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आया तो दे देगा यूटीआर क्या होता है, और ज्यादा मार्क्स में आया तो तुम्हें दे देगा कि भाई बताओ क्या स्टेप्स होते हैं ट्रांसलेशन के। तो ट्रांसलेशन के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो तुम्हें सारे स्टेप्स बताने पड़ेंगे। डायग्राम बनाओ या मत बनाओ, ठीक है। जैसे मैंने बनाया था एमआरएनए का डायग्राम, ये बनाओ मत बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें स्टेप्स बताने हैं कि पहला स्टेप क्या हुआ, दूसरा स्टेप क्या हुआ, तीसरा स्टेप क्या हुआ, चौथा स्टेप क्या हुआ, तुम्हें ये बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम होता है लैक ऑपरन। तो टॉपिक का नाम है लैक ऑपरन, लैक ऑपरन। तो देखो होता क्या है, अगर किसी ने नोटिस कराओ, ये प्रोसेस हमने अपने अंदर पढ़ी थी अभी थोड़ी देर जो पहले हमने ट्रांसलेशन पढ़ी है, किसके अंदर पढ़ी हमने, हम क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, है ना। तो बताओ शैव्या, हमारी जो माउथ में एंजाइम था, उस एंजाइम ने कितने प्रोटीन बनाए थे, एंजाइम कितना बनवाया था, 1 या 2, 1, 2 या 3। जो अभी एंजाइम बना, मैंने बोला कि सलाइवरी अमाइलेज का जीन एक्टिवेट हुआ और उसने सलाइवरी अमाइलेज नाम का क्या बनवाया, प्रोटीन बनवाया। तो बताओ वो 1 बना, 2 बना, 10 बना, कितना बना, 1 ही बना, ठीक है। हमारे अंदर एक जीन से कितना अमीनो एसिड बनता, कितना प्रोटीन बनता है, 1 प्रोटीन बनता है। एक जीन से कितना प्रोटीन बनता है, 1 बनता है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, किसकी बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, तो उसके अंदर पहली बात तो जीन ही 1 से ज्यादा होते हैं, तो उसके पास 1 से ज्यादा जीन होते हैं पूरे स्ट्रक्चर में। तो अगर उसके अगर हम एंजाइम की बात करें, तो एक बार में कितने एंजाइम बनाते हैं, मोर देन 1। तो यहाँ पे 1 से ज्यादा वो बनाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहा जाता है पॉलीसिस्ट्रॉन। क्या कहा जाता है, पॉलीसिस्ट्रॉन। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, ठीक है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। और हमारी बात करी जाए तो हम मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं। हम एक बार में एक ही एंजाइम एक ही प्रोटीन बनाते हैं, एक ही एंजाइम एक ही प्रोटीन बनाते हैं। तो इसी चीज को हम समझ रहे हैं, बैक्टीरिया वाली चीज को समझ रहे हैं, ठीक है। कि जैसे बैक्टीरिया को अगर तुम कुछ खाने को दोगे, जैसे अगर तुमने कार्बोहाइड्रेट दिया, तो हमारे माउथ में एक ही एंजाइम बनेगा जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज।
पर बैक्टीरिया को अगर तुमने लैक्टोज खाने को दिया तो लैक्टोज खाने के लिए, लैक का मतलब क्या है लैक्टोज, और ऑपरेन का मतलब क्या है बैक्टीरिया के अंदर जो जीन्स एक्सप्रेस होंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया एक लैक्टोज खाने के लिए कितने एंजाइम बनाएगा, 3। कितने एंजाइम बनाएगा, 3 बनाएगा। तो मतलब इसका मतलब कहने का ये है कि एक बैक्टीरिया में जब उसका जीन एक्सप्रेशन होता है तो अपने जीन को एक्सप्रेस करने के लिए वो कितने एंजाइम बनाता है, मोर देन वन, मोर देन वन। और हमारे अंदर जब हमारा जीन एक्सप्रेस होता है तो एक बार में एक ही एंजाइम बनाता है, ठीक है। तो हमारे अंदर एक बार में एक एंजाइम बनता है तो हम मोनोसिस्टोन होते हैं, उनमें एक से ज्यादा एंजाइम बनता है तो कैसे होते हैं, पॉलीसिस्टोन होते हैं। तो लैक क्या होता है यहाँ पे, लैक एक एग्जाम्पल है जिसका नाम होता है लैक्टोस, ठीक है। और ऑपरेन क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट। जीन एक्सप्रेशन क्या होता है भाई सना, जैसे अभी हमने देखा कि हमारे माउथ में कौन सा जीन एक्टिवेट हुआ, सलाइवरी अमाइलेज, उसने क्या बनाया, एमआरएनए, एमआरएनए ने क्या बनाया, प्रोटीन, ठीक है। तो एक डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करके बनाता है आरएनए, और आरएनए फिर बनाता है प्रोटीन बाय ट्रांसलेशन, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने, एक डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करके बनाता है आरएनए, और आरएनए बनाता है प्रोटीन, इसका नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन, इसका नाम होता है ट्रांसलेशन। तो ये जो प्रोसेस तुमने लिखी ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, दिस इज कॉल्ड जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन कैसे होगा ये हम समझेंगे। तो प्रोकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन कैसे होगा, किसकी प्रेजेंस में, लैक्टोज की प्रेजेंस में। तो लैक्टोज यहाँ पे क्या हुआ, इनके जीन को इंड्यूस करने वाला, इनके जीन को इंड्यूस करने वाला। तो लैक्टोज यहाँ पे क्या हुआ, इंड्यूसर, क्या हुआ, इंड्यूसर हुआ। तो यहाँ पे दो केस आएंगे कि लैक्टोज जब अब्सेंट है, लैक्टोज जब क्या आएगा, अब्सेंट है, या लैक्टोज का दूसरा नाम क्या बताया कृति, इंड्यूसर। तो इंड्यूसर जब अब्सेंट है, और दूसरा केस आएगा जब इंड्यूसर क्या आएगा, प्रेजेंट है। तो इंड्यूसर जब प्रेजेंट है, तो दो केस आएंगे, जब इंड्यूसर अब्सेंट है और जब इंड्यूसर प्रेजेंट है। तो दोनों केसेस को हम जरा देखते हैं, ठीक है। तो पहला केस जरा देखो क्या होगा। तो पहले हम लिखेंगे ऑपरेन। तो ऑपरेन यहाँ पे इसका जीन लिखेंगे, किसके जीन कैसे हैं, एक्सप्रेस बाद में करेंगे, पहले जीन लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले होता है प्रमोटर, आकृति यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले प्रमोटर जीन होता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रमोटर जीन। आई का मतलब होता है रेगुलेटर जीन, इसका मतलब होता है रेगुलेटर जीन, ठीक है। फिर दोबारा प्रमोटर आता है, उसके बाद आता है ऑपरेटर जीन। तो ओ का मतलब होता है ऑपरेटर जीन। तो यहाँ पे कितने जीन हो गए सक्षम, 3, प्रमोटर, रेगुलेटर और ऑपरेटर। कौन सा हो गया, प्रमोटर, रेगुलेटर और ऑपरेटर। फिर यहाँ पे आता है ZYA, क्या आता है, ZYA। ये क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चरल जीन्स, क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स। तो इनके अंदर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, कितने जीन्स होते हैं, 3 स्ट्रक्चरल जीन्स। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, जो रेगुलेटर जीन होगा ये बनवाएगा बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। कौन सी प्रोसेस से, बाय ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, कौन बच्चा बताएगा, एमआरएनए बनता है, क्या बनता है। फिर एमआरएनए ट्रांसलेशन करके क्या बनाता है, प्रोटीन। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन से क्या बनेगा सैव्या, प्रोटीन बनेगा। अभी जो प्रोटीन बनता है इसका नाम क्या होता है, इस प्रोटीन का नाम होता है रिप्रेसर प्रोटीन। क्या नाम होता है, प्रोटीन। तो इसका नाम है रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन जो होगा, ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड कर जाएगा, ये बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर से। तो बाइंड एट ऑपरेटर, बाइंड एट ऑपरेटर। देयरफॉर ऑपरेटर कैसा हो गया, इनएक्टिव। देयरफॉर ऑपरेटर कैसा हो गया, तो ऑपरेटर जीन बिकम इनएक्टिव, ऑपरेटर जीन बिकम इनएक्टिव। तो ऑपरेटर जीन हो गया इनएक्टिव हो गया। अब अगर ऑपरेटर इनएक्टिव हो गया तो इससे दिक्कत क्या हुई भाई, इससे दिक्कत क्या हुई, तो ऑपरेटर जीन बिकम इनएक्टिव। इनएक्टिव हो गया तो स्ट्रक्चरल जीन्स भी क्या हो गए, इनएक्टिव हो गए। स्ट्रक्चरल जीन्स भी क्या हो गए, स्ट्रक्चरल जीन भी इनएक्टिव हो गए। और स्ट्रक्चरल जीन्स जब इनएक्टिव हो गए तो यहाँ पे क्या हुआ, नो प्रोटीन, कोई प्रोटीन नहीं बना, कोई प्रोटीन नहीं बना। तो ये बताओ जब लैक्टोज था ही नहीं तो प्रोटीन किसको डाइजेस्ट करने के लिए बनाएंगे, बात समझ में आ रही है। जब उनके पास कुछ खाने के लिए ही नहीं है तो एंजाइम किस लिए बनाएंगे, समझ में आ गई बात। तो मतलब ये सच बात है, यहाँ पे नहीं बनना चाहिए था तो वही हुआ, ठीक है, नहीं हुआ यहाँ पे। अगर अब देखो सेकंड केस देखो, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा, ध्यान दो, यहाँ पे प्रमोटर, आई का मतलब क्या आएगा, रेगुलेटर, ओ का, आई का मतलब के बाद आएगा ओ, ऑपरेटर, और यहाँ पे क्या आएगा ZYA, इन्हें क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है।
दोबारा नाम नहीं लिख रहा क्योंकि वहां पे लिख दिया। तो आई जो होगा ये कौन सा प्रोटीन बनाएगा बताओ? रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, है ना। बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कौन सा प्रोटीन बनवाएगा? ठीक है, तो बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, मैंने डायरेक्ट लिख दिया बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ये कौन सा प्रोटीन बनवाएगा? ठीक है, बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ये फॉर्म करेगा रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, अब जो ये रिप्रेसर प्रोटीन है ये जाके किससे बाइंड करने की कोशिश करेगा? किससे बाइंड करने की कोशिश करेगा? जाके ऑपरेटर से। अब यहाँ पे पर लैक्टोज क्या है? प्रेजेंट है। इंड्यूसर क्या है? यहाँ पे प्रेजेंट है। तो लैक्टोज के 100 मॉलिक्यूल हैं, उस 100 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल जाके किससे बाइंड कर जाएगा? रिप्रेसर से। बाइंड एट लैक्टोज, ये जाके बाइंड कर जाएगा कहाँ पे? लैक्टोज पे। तो ऑपरेटर तो फ्री हो गया। ऑपरेटर क्या हो गया? फ्री हो गया। तो देयरफॉर ऑपरेटर क्या हो गया? एक्टिव। ऑपरेटर क्या हो गया? एक्टिव। देयरफॉर स्ट्रक्चरल जीन्स क्या हो गए? एक्टिव। स्ट्रक्चरल जीन्स क्या हो गए? तो ऑपरेटर एक्टिव, स्ट्रक्चरल जीन्स भी क्या हो गए? एक्टिव हो गया। अब स्ट्रक्चरल जीन्स एक्टिव हो गए तो यहाँ पे क्या बनेगा? ZYA। तो ये जो ZYA है ये क्या बनवाएंगे? 3 एंजाइम। तो ये बनवाएगा, फॉर्म करेगा Z स्ट्रक्चरल जीन फॉर्म करेगा। तो ये फॉर्म करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। तो ये एक एंजाइम बनाएगा जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये फॉर्म करेगा दूसरा एंजाइम जिसका नाम होगा परमिएज, परमिएज। ठीक है, और ये फॉर्म करेगा ट्रांस एसिटाइलेज, एसिटाइलेज। तो यहाँ पे 3 एंजाइम बने, कौन कौन से? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक परमिएज और एसिटाइलेज या ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये 3 एंजाइम बने। Z कौन सा बनाता है, Y कौन सा बनाता है, A कौन सा बनाता है, ये एक्यूरेट रखना है, इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। तो इन्होंने ये 3 एंजाइम बना दिए। ठीक है, अब ये 3 एंजाइम किसको डाइजेस्ट करेंगे? कोई बच्चा बताओ किसके लिए बने ये एंजाइम? लैक्टोज के लिए। किसके लिए बने हैं? लैक्टोज के लिए। तो ये जो एंजाइम है ये लैक्टोज को क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर देंगे। किसको डाइजेस्ट कर देंगे? लैक्टोज को डाइजेस्ट कर देंगे। तो पहली बात तो तुम्हें दिख गया, एक से ज्यादा यहाँ पे क्या बने हैं? प्रोटीन बने हैं। तो एक से ज्यादा जब प्रोटीन बने हैं तो ये कैसे हुए? पॉलीसिस्ट्रॉन। कैसे हुए? पॉलीसिस्ट्रॉन। तो ये लैक्टोज को डाइजेस्ट कर देंगे। तो लैक्टोज को डाइजेस्ट कर देंगे, किसके अंदर डाइजेस्ट कर देंगे? इनटू ग्लूकोज। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि लैक्टोज किस किस में डाइजेस्ट होता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। किस में डाइजेस्ट होता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। तो ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे सेब्जा, देखो यहाँ पे टोटल कितने मॉलिक्यूल थे इसके लैक्टोज के? 100। 99 डाइजेस्ट हो गए। अब किसका नंबर लगेगा? 100 का, मतलब इस वाले का लगेगा जो इस पे बाइंड है। आ रहा बाबा समझ में? टोटल लैक्टोज कितने हैं? 100। 99 इन तीनों ने डाइजेस्ट कर दिए। तो जैसे ये सारे डाइजेस्ट हो गए किसका नंबर लगेगा? लास्ट वाले का नंबर लगेगा। और जैसे ही लास्ट वाला डाइजेस्ट होगा रिप्रेसर क्या हो जाएगा? फ्री। रिप्रेसर क्या हो जाएगा? फ्री। होते किसको पकड़ेगा? ऑपरेटर को। किसको पकड़ेगा? ऑपरेटर को क्या कर देगा? इनएक्टिव। स्ट्रक्चरल जीन को क्या कर देगा? एंजाइम बनना क्या हो जाएंगे? और यही होना चाहिए। जब सारे लैक्टोज डाइजेस्ट हो गए तो एंजाइम किस लिए बनेंगे? आ रही बात समझ में? दोबारा बता रहा हूं, देखो जब यहाँ पे कोई लैक्टोज नहीं था तो रिप्रेसर प्रोटीन ने जाके ऑपरेटर को इनएक्टिव कर दिया, स्ट्रक्चरल जीन इनएक्टिव हो गए, कोई एंजाइम नहीं बना। पर जब लैक्टोज था तो एक लैक्टोज ने रिप्रेसर को पकड़ लिया। ठीक है, रिप्रेसर को पकड़ लिया तो ऑपरेटर एक्टिव, स्ट्रक्चरल जीन एक्टिव और तीनों जीन ने क्या बना दिए? एंजाइम। लैक्टोज डाइजेस्ट हो गया ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ठीक है, और जैसे सारा लैक्टोज खत्म हुआ, इसका भी जैसे नंबर आया, जैसे ये लैक्टोज डाइजेस्ट हुआ तो रिप्रेसर बाइंड कर गया ऑपरेटर पे और सारे जीन क्या हो गए? इनएक्टिव हो गए। अब मान लो कोई बच्चा कह रहा है सर लैक्टोज एक ही हो, तो कॉमन सी बात है एक हो तो ठीक है भाई। लैक्टोज एक था, किससे बाइंड हुआ? रिप्रेसर से। ऑपरेटर जीन एक्टिव, स्ट्रक्चरल जीन एक्टिव, एंजाइम बने। एंजाइम बनते किसको डाइजेस्ट करेंगे? इसी वाले को डाइजेस्ट करेंगे जो आखिरी वाला है, एक ही है मतलब जो। जैसे ये डाइजेस्ट होगा रिप्रेसर क्या हो जाएगा? फ्री होते ही ऑपरेटर को पकड़ेगा, बाकी जीन क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव। प्रोसेस रुक जाएगी। तो चाहे 1 हो चाहे 10 हो चाहे 200, प्रोसेस हो ही रहेगी। आया सेक्शन समझ में? ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे इंड्यूसर जब प्रेजेंट होता है। तो सवाल आता है एग्जाम में सक्षम कि बताओ आफ्टर सम टाइम, जब ये वाला केस होता है सेकंड वाला केस, तो आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, तो आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद
ठीक है। दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम होता है ये स्टॉप हो जाता है, ठीक है। दिस सिस्टम स्टॉप हो जाता है ऑटोमेटिकली। कैसे स्टॉप हो जाता है? ऑटोमेटिकली। तो कौन इसका आंसर देगा कि कुछ समय के बाद ये सिस्टम ऑटोमेटिकली कैसे बंद हो जाता है? बताओ। इंड्यूसर जब प्रेजेंट होता है उसके बाद भी ये सिस्टम कुछ समय के बाद स्टॉप हो जाता है, कैसे? क्योंकि हाँ, बिकॉज ऑल लैक्टोज क्या हो जाते हैं? डाइजेस्ट हो जाते हैं। बिकॉज ऑल लैक्टोज डाइजेस्ट हो जाते हैं एंड रिप्रेसर जो होता है वो बाइंड कर जाता है। तो रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है वो बाइंड कर जाता है, बाइंड विद ऑपरेटर, बाइंड विद ऑपरेटर। और जैसे ही वो ऑपरेटर से बाइंड करता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन्स, देयरफॉर स्ट्रक्चरल जीन्स क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव। और प्रोसेस क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ऑल लैक्टोज डाइजेस्टेड एंड रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड विद ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन इनएक्टिव हो जाते हैं और प्रोसेस हो जाती है स्टॉप। परमिएज एंजाइम, ठीक है। तो ये सब में जो जो बना रहा है वही, आगे पीछे नहीं कर सकते तुम इसे, ठीक है। इसे आगे पीछे नहीं कर सकते। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आता है एग्जाम में कि मान लो इसका जीन खराब हो गया, वाई जीन खराब हो गया, सिर्फ बीटा गैलेक्टोसाइडेज पड़ा है, तो ये तब भी डाइजेस्ट हो जाता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज और एसाइटाइलेज से भी डाइजेस्ट हो जाता है, पर ढंग से नहीं होता, पर हो जाता है। अब मान लो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन क्या हो गया? खराब हो गया, तो ये डाइजेस्ट नहीं होगा। तो क्वेश्चन आ जाता है, मान लो जेड जीन जो है वो खराब हो गया, जेड जीन क्या हो गया? खराब हो गया, तो क्या होगा इस प्रोसेस के साथ? डाइजेस्ट नहीं होगा लैक्टोज। हाँ, ग्लैक्टोज और बताओ भाई, इरेज करने से, इरेज कर दिया जाए। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। कोई डाउट हो किसी को इसमें लैक ऑपरेंट में तो पूछ लो भाई। ट्रांसलेशन समझ में आ गया था? ठीक है। तो टॉपिक का नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसे कहते हैं एचजीपी। तो एग्जाम में तो पहली बात बच्चे यही नहीं बता पाते कि एचजीपी का मतलब क्या है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, इट इज अ मेगा प्रोजेक्ट। तो सबसे पहला सवाल आता है, व्हाई इट इज कॉल्ड, व्हाई इट इज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट। इसे हम क्यों कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट? बताओ भाई। तो इसे हम मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं? यही सवाल है और यही टॉपिक है तुम्हारा, ठीक है। तो ये एक मेगा प्रोजेक्ट होता है। तो सवाल आएगा एग्जाम में, मेगा प्रोजेक्ट क्यों होता है? तो हुआ ये था कि साइंटिस्ट ने बोला कि हम स्टडी करेंगे 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर को, ठीक है। तो ह्यूमंस में जितने बेस पेयरों से क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, ठीक है। कॉस्ट जो थी, कॉस्ट ऑफ ईच बेस, कॉस्ट ऑफ ईच बेस वो कितनी थी? $3। साइंटिस्ट ने कितनी कॉस्ट बताई? $3, जो कि कितनी हुई? टोटल कितना हुआ? जो कि हुआ 3 × 3 मतलब 9.9 इंटू 10⁻⁹ $9 बिलियन, ठीक है। इतना पैसा साइंटिस्ट ने मांगा। समझ में आ गई बात? तो इतनी कॉस्ट इसकी थी। सन 1990 में ये चालू हुआ था, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट थी। नेक्स्ट आया द डाटा रिक्वायर। जो इतनी डाटा बनेगी, क्योंकि ये जितने भी बेस पेयर है इनका वो लिखना पड़ेगा ऑर्डर, कि पहले नंबर पे क्रोमोसोम नंबर 1 पे पहला ये बेस है, दूसरा ये बेस है, तीसरा ये बेस है, ऐसे करके सारे बेस। मतलब सोच रहे हो इतने सारे बेस को ऑर्डर में लिखना है। पहले पे ए था, दूसरे पे टी था, जी सी सी, ऐसे कितने लिखने हैं? 3.3 इंटू 10⁹, ठीक है। इसलिए 16 साल लग गए इसको पूरा होने में। तो जो डाटा रिक्वायर थी, डाटा रिक्वायर 1000 बुक्स, कितनी बुक्स लगी? 1000 बुक्स, ठीक है। कंटेनिंग 1000 पेजेस। हर बुक के अंदर कितना था? 1000 पेजेस ईच बुक, कंटेनिंग 1000 पेजेस ईच बुक। हर बुक में कितने पेजेस थे? 1000 पेजेस। ईच पेज, हर पेज पे कितना था? ईच पेज कंटेन 1000 लेटर। हर पेज पे कितने लेटर थे?
1000 लेटर थे, ठीक है। तो दोबारा देखो, डाटा रिक्वायर 1000 बुक कंटेनिंग 1000 पेज ईच बुक, और ईच पेज कंटेन 1000 लेटर। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे डाटा रिक्वायर थी 1000 बुक्स कंटेनिंग 1000 पेज, ईच पेज कंटेन 1000 लेटर। इतने सारे इसके अंदर बुक लगी, 1000 बुक लगी, 1000 बुक में हर बुक में 1000 पेज थे, और 1000 पेज में हर एक पेज पे 1000 लेटर थे। समझ में आ गई बात? ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आता है मैनी कंट्री पार्टिसिपेटेड। तो इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंट्री ने क्या करा था, पार्टिसिपेट करा था। तो मैनी कंट्रीज क्या करा था इसके अंदर, पार्टिसिपेटेड। तो बहुत सारी कंट्री ने इसके अंदर क्या करा था, पार्टिसिपेट करा था, ठीक है। तो मैनी कंट्री ने इसके अंदर पार्टिसिपेट करा था। रिक्वायर्स 16 ईयर्स टू बी कंप्लीटेड। इसको पूरा होने के लिए कितना समय लगा, 16 साल का समय लगा, ठीक है। तो ये मेगा प्रोजेक्ट क्यों समझ में आ गया, बहुत सारी बुक लगी, बहुत सारी किताबें लगी, बहुत सारा पैसा लगा, इसलिए मेगा प्रोजेक्ट है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, हाई स्टैंडर्ड कंप्यूटर्स डेवलप्ड करे गए टू एनालिसिस एंड स्टोर डाटा, एनालिसिस डाटा कॉल्ड बायो इंफॉर्मेटिक्स। तो बायोलॉजी की एक नई ब्रांच बनी जिसका नाम आया बायो इंफॉर्मेटिक्स, ठीक है। तो एक बायोलॉजी की नई ब्रांच बनी जिसका नाम क्या आया, बायो इंफॉर्मेटिक्स, ठीक है। व्हाट इज बायो इंफॉर्मेटिक्स, जब कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाए स्टोर करने के लिए डाटा को और उसको एनालिसिस करने के लिए। तो हाई स्टैंडर्ड कंप्यूटर डेवलप, क्योंकि कुछ टाइम पे 1990 में जो कंप्यूटर थे इतने तगड़े थे नहीं, तो बहुत तगड़े कंप्यूटर बनाए गए डाटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि बुक्स में भी डाटा गायब हो सकती है, तो हमने कंप्यूटर में भी डाटा रखी, उसकी कॉपीज बनाई बहुत सारी। समझ में आ गई बात भाई? ठीक है। फिर आए यहाँ पे मैथडोलॉजी। तो साइंटिस्ट ने बोला कौन से मेथड पे काम करेंगे, तो मैथडोलॉजी यूज। तो बताओ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कौन सी मैथडोलॉजी यूज हुई थी, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कौन सी मैथडोलॉजी यूज हुई थी, तो दो मैथडोलॉजी की बात करी। तो कुछ साइंटिस्ट ने कहा ईएसटी का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ साइंटिस्ट ने कहा एसए का इस्तेमाल करते हैं। तो ईएसटी का मतलब होता है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, तो इसमें क्या करना था, ओनली स्टडी पार्ट ऑफ डीएनए, कोड फॉर प्रोटीन। तो इन्होंने बोला सिर्फ डीएनए को, उस हिस्से को स्टडी करते हैं जो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो फिर कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि जब मालिक इतना खर्चा हो ही रहा है तो सबको स्टडी करते हैं, है ना। सीक्वेंस एनोटेशन। तो कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि जब इतना खर्चा हो ही रहा है तो ढंग से खर्च करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा स्टडी कंप्लीट डीएनए। क्या स्टडी करना है, कंप्लीट डीएनए, कोडिंग भी और नॉन कोडिंग भी, चाहे वो कोई प्रोटीन बनाता हो चाहे ना बनाता हो, ठीक है। हम कौन सा स्टडी करेंगे, पूरा डीएनए स्टडी करेंगे। तो कौन सा एक्सेप्ट हुआ, सीक्वेंस एनोटेशन क्या हुआ, एक्सेप्ट हुआ, क्योंकि भाई पैसा तो तगड़ा मिल रहा है तो खर्चा तो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये वाला यूज हुआ होता ना तो सिर्फ 2.2% से भी कम डीएनए से प्रोटीन बनाता है। हमारे टोटल 100% डीएनए में से 2% से भी कम प्रोटीन बनाता है, बाकी हमारा क्या काम करता है यही नहीं पता हमें, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की मैथडोलॉजी, दो मैथडोलॉजी थी, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग एंड सीक्वेंस एनोटेशन। क्लियर है भाई? अब आता है यहाँ पे सवाल कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था इसके क्या स्टेप्स थे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या स्टेप थे। तो डीएनए को पहले क्या करा गया, आइसोलेट करा गया। क्या करा गया, आइसोलेट। किसी सेल के अंदर से डीएनए को क्या करा गया, निकाला गया, ठीक है। उसको क्या करा गया, फ्रैगमेंट्स बनाए गए, ठीक है।
ऑफ डीएनए बाय एंडोन्यूक्लियस। तो एक एंजाइम का इस्तेमाल करा गया जिसका नाम होता है एंडोन्यूक्लियस। वो डीएनए के क्या बना देता है, फ्रेगमेंट बना देता है। तो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए बाय एंडोन्यूक्लियस। अब ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है, छोटे छोटे जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है, इन फ्रेगमेंट्स की क्या बनाई गई, कॉपीज बनाई गई। तो कॉपीज ऑफ फ्रेगमेंट बनाई गई ताकि पहले वाले, अगर कोई फ्रेगमेंट खराब हो जाए तो पहले दो स्टेप दोबारा ना करने पड़े। तो फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, कॉपीज ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए फॉर्म्ड बाय, किसकी मदद से बनाया गया, बाय याक और बाक। किसकी मदद से बनाया गया, बाय बाक और बाय याक, बाक और याक। अब ये बाक और याक क्या होता है फातिमा, सॉरी ईरम, क्या होता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और ये क्या होता है सक्षम, ईस्ट। वाई का मतलब क्या होता है सक्षम, ए का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल, सी का मतलब क्या है, क्रोमोसोम, सी का मतलब क्या है, क्रोमोसोम। तो इन दोनों की मदद से क्या बनाया गया, इन दोनों की मदद से बनाई गई डीएनए की कॉपी। तो ये दोनों क्या हुए सक्षम, वेक्टर। ये दोनों क्या हुए, वेक्टर। ये दोनों वेक्टर हुए जिन्होंने डीएनए की कॉपी बनाई। तो पूछा जाता है एचजीपी के टाइम पे कौन से वेक्टर यूज हुए थे। तो होता क्या है, देखो ये बैक्टीरिया का हमने क्या निकाला, डीएनए। इस बैक्टीरिया के डीएनए में किसको अटैच कर दिया, उस फ्रेगमेंट को जिसकी कॉपी बनानी है। देख यहाँ पे ध्यान दो आकृति, ये रेड कलर का किसका डीएनए है, बैक्टीरिया का। ये किसका डीएनए है, मतलब फ्रेगमेंट है हमारा, ठीक है, जिसकी कॉपी बनानी है। ये क्या हो गया यहाँ पे, वेक्टर। लाल वाला क्या हो गया यहाँ पे, इसको उठा के, दोनों को उठा के किसमें डाल दिया, बैक्टीरिया में। किसमें डाल दिया, बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया यहाँ पे क्या हो गया, होस्ट। क्या हो गया, होस्ट हो गया। अब ये बैक्टीरिया 20 मिनट के बाद डिवाइड कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। डिवाइड करके कितने सेल बनाएगा, दो सेल बनाएगा। अभी जो दो सेल्स हैं, इसके अंदर तुम्हारा डीएनए जो था उसकी कॉपी बन गई, और जो इसका डीएनए था उसकी भी क्या बन गई, कॉपी बन गई। समझ आ गई बात। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया, डीएनए फ्रेगमेंट्स की क्या बनवा ली, कॉपीज बना ली। किसकी मदद से बनवाई, बाय बाक और याक। अब जब इसकी कॉपीज बन गई तो फिर इन डीएनए को हमने क्या करा, सीक्वेंस करा कि पहले नंबर पे क्रोमोसोम नंबर 1 का ये टुकड़ा है, दूसरा टुकड़ा, क्योंकि टुकड़े बना लिए थे ना। फिर इन टुकड़ों के अंदर क्या पढ़ना शुरू करा, सना, बेस। ठीक है, कि पहले पे कौन सा बेस है, तो पूरे टुकड़े को पढ़ना शुरू करा, ए बी 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 सी 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 डी डी डी, ऐसे करके। सोचो, तो एक डिस्ट्रोफिन नाम का जीन होता है हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन में, उसमें 14 लाख बेस होते हैं। ठीक है, सोचो एक जीन में कितने बेस होते हैं, 14 लाख बेस होते हैं। तो ऐसे करके 14 लाख बेस को लाइन से पढ़ा गया कि, और उसको फिर टाइप करा गया कंप्यूटर पे कि अच्छा ये है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसे ऐसे करके टाइप करा। इसे कहा गया सीक्वेंसिंग। इसे क्या कहा गया, सीक्वेंस करा। तो ऐसे लेके हम सीक्वेंस करते आए वाई से। तो वाई क्रोमोसोम जो होता है मेल का, उसके अंदर सिर्फ 231 जीन्स हैं। कितने जीन्स हैं, जीन्स। फिर उस जीन्स में बेसिस भी होंगे, सबसे कम जीन है उसके अंदर। उसके बाद फिर किस पे आए, 22वें क्रोमोसोम पे। फिर किस पे आए, 21वें पे। तो हमें लगा कि ये पूरा हो जाएगा जल्दी जल्दी। तो हमें ना क्या हुआ, 10 साल में सारे क्रोमोसोम हो गए थे, पहला रह गया था। तो हमें लगा भाई जब 10 साल में हमने 22 निपटा दिए हैं तो पहला वाला भी जल्दी निपट जाएगा। अब इनको ये नहीं बताया था कि जितना हम पीछे जाते हैं, जितना हम पीछे से क्रोमोसोम नंबर 1 की जाते हैं, उतना क्रोमोसोम बड़ा होता जाता है। तो क्रोमोसोम नंबर 1 सबसे बड़ा था, उसको 6 साल लग गए सीक्वेंस करने में। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 को 6 साल लग गए सीक्वेंस करने में, पूरा क्रोमोसोम नंबर 1। समझ में आ रही बात। तो सबसे ज्यादा जीन किस में होते हैं, 1 में। 3000 जीन होते हैं सिर्फ एक क्रोमोसोम में, और टोटल जीन कितने हैं, 30,000। तो 30,000 में से 3,000 कहाँ पे हैं, क्रोमोसोम नंबर 1 पे है। ठीक है, 10% जीन हमारे क्रोमोसोम नंबर 1 पे। अब लास्ट स्टेप क्या हुआ, लास्ट स्टेप करा गया, सीक्वेंस करा गया, सीक्वेंस्ड डीएनए बाय ऑटोमेटेड सीक्वेंसर, बाय ऑटोमेटेड सीक्वेंसर। तो एक मशीन बनाएगी जिसका नाम था ऑटोमेटेड सीक्वेंसर। उसकी मदद से डीएनए को क्या करा गया, सीक्वेंस करा गया। तो डीएनए सीक्वेंस बाय ऑटोमेटेड सीक्वेंसर किसने बनाई थी, फ्रेडरिक सेंगर ने। ठीक है, डेवलप्ड बाय एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने बनाई थी, उसका नाम था फ्रेडरिक सेंगर। तो साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट ने बनाई जिसका नाम था फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे स्टेप्स। ये वाला बताऊं, बैक्टीरिया, तुमने एक बैक्टीरिया का डीएनए निकाला लाल कलर का, उसके अंदर इसका टुकड़ा लगा दिया, जो फ्रेगमेंट्स बनाए थे, उसको उठा के किसमें डाल दिया, बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया ने इसकी क्या बना दी, कॉपी। सेम ऐसे तुमने ईस्ट का क्या निकाला, डीएनए, उसके अंदर क्या लगा दिया, फ्रेगमेंट, उठा के किसमें डाल दिया, ईस्ट में, क्योंकि इस बार क्या है,
ईस्ट, पहले बैक्टीरिया था, फिर ईस्ट 90 मिनट में डिवाइड करता है, डिवाइड करके क्या बना देगा, कॉपी। तो उस टाइम पे याक और बाग का इस्तेमाल करा गया था। क्लियर होगी बात। आर्टिफिशियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने आर्टिफिशियली बनवाया था, ठीक है। तो उसको लिए के फिर अपनी पसंद से उसको साफ सुथरा करके फिर उसके अंदर अपने फ्रेगमेंट को जोड़ा था। तो सीक्वेंस डीएनए बाय ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस। समझ में आया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं, मेथोडोलॉजी क्या थी और स्टेप्स क्या थे। अब तुम्हारा जो वो आएगा होमवर्क है, वो आएगा सैलिएंट फीचर लिख के लेके आने हैं, ठीक है। सैलिएंट फीचर्स लिख के लेके आने हैं एचजीपी के, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। क्या लिख के लाओगे, सैलिएंट फीचर लिख के लेके आओगे। ये तुम्हारा क्या आएगा, होमवर्क है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट, ठीक है। तो एक दो टॉपिक रह गए तुम्हारे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और दूसरा रह गया तुम्हारा